सुशीला बहन, भाई साहब के जाने का दुख क्या कम था जो आपके बेटे भी आपसे दूर जा रहे हैं। अरे पति के बाद बच्चों का ही तो सहारा रहता है। आपका एक बेटा पहले ही विदेश चला गया, बताओ, पढ़ने गया था, घर गृहस्थी बसा ली और लौटा भी कब, जब पिता ने आंखें मूंद ली। मैंने सुना कि आपका छोटा बेटा आकाश वो भी शहर जा रहा है। क्या आप यहाँ अकेली रहेंगी? कैसे कटेगा अपना बुढ़ापा? क्या फायदा ऐसी औलाद का जो बुढ़ापे का सहारा न बन सके? सुशीला जी की पड़ोसन सीमा उनसे बोली। दूसरी पड़ोसन बोली, सुशीला बहन, क्या बड़ा बेटा परिवार को लेकर नहीं आया? सीमा जी बोली, अरे आता तो हमें दिखाई नहीं देता। सुशीला बहन, मैं तो कहती हूँ आकाश के जाने से पहले उसकी शादी करवा दो, वरना वो भी शहर का ना होकर रह जाए। दूसरी पड़ोसन बोली, हाँ हाँ सुशीला बहन, फिर बेटा शहर चला भी जाएगा तो बहू को अपने पास रख लेना। सीमा जी बोली, अरे कौन बीबी को छोड़कर शहर में अकेला रहता है, फिर भी कम से कम माँ की खोज खबर तो लेता रहे। सब अफसोस जताकर चली गई। मरणोपरांत पिता के लिए अपनी आखिरी जिम्मेदारी निभाते हुए उनका बड़ा बेटा दूसरे ही दिन वापस विदेश जाने लगा। माँ ने कितनी मिन्नतें की, बेटा पहले तुम्हारे बाबा थे, पर अब यहाँ मैं अकेली कैसे रहूंगी, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। बेटे ने अपने परिवार और अपने काम की दुहाई दी और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और चला गया। सुशीला जी तो पहले ही उससे संतोष कर चुकी थी, पर जब वो अपने पिता के क्रियाकर्म में आया तो माँ को एक आस लगी जो उसने बेरहमी से तोड़ दी। 2 महीने बाद सुशीला जी आकाश से बोली, बेटा आकाश, मैंने कलेजे पर पत्थर रखकर तुम्हें पढ़ने के लिए शहर भेजा था, पर अब तुम शहर जाने से पहले मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। आकाश बोला, हाँ माँ, बताइए क्या करना है। सुशीला जी बोली, मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो, ऐसा ना हो कि अपने भाई की तरह तुम भी। आकाश अपने भाई के व्यवहार के कारण अपनी माँ को और दुख नहीं देना चाहता था। उसने माँ की पसंद की लड़की वैशाली से शादी कर ली। करीब 20 दिन बाद आकाश बोला, माँ अब मुझे शहर जाना होगा, वरना ये नौकरी मेरे हाथ से चली जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके खर्चे के लिए वहाँ से मनी ऑर्डर भेजता रहूँगा। पहले एक बार अपनी गृहस्थी बसा लो, फिर आपको भी वहाँ बुलवा लूँगा। सुशीला जी बोली, तो क्या बहू भी तुम्हारे साथ चली जाएगी? आकाश बोला, हाँ, अब वहाँ ये नहीं जाएगी तो मेरे लिए रोटी कौन बनाएगा? शहर का खाना भी बहुत महंगा हो जाता है, तो इसे तो मेरे साथ जाना ही होगा। बेटे के सुख में उन्होंने अपना सुख देखा और बेटे बहू को नम आंखों से विदा कर दिया। समय बीता। सुशीला जी अकेली पुरानी यादों को याद करके मुस्कुराती और आंखों से आंसू बहा लेती। आकाश बीच बीच में चिट्ठियां भेजता रहता और कुछ पैसे मनी ऑर्डर कर देता था, पर बड़ा बेटा तो जो गया तो कभी खोज खबर भी न ली। सुशीला जी के 2 बेटे, एक रमन दूसरा आकाश। रमन तो पिता से लड़ झगड़ कर खूब मोटी रकम लेकर पढ़ने के लिए शहर गया और फिर शहर से ही विदेश चला गया, जिसके गम में उसके पिता रमेश ने बिस्तर पकड़ लिया। दूसरे बेटे आकाश को सुशीला जी ने शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। अब तो बस आकाश का ही सहारा था, वो भी अब शहर चला गया। समय बीता। वैशाली भी अपने घर गृहस्थी को संभालने लगी। बीच बीच में वो सास से मिलने आती रहती। 2 साल बाद वैशाली ने खुशखबरी दी, किसी के न रहने से जिंदगी रुकती नहीं है, तो सुशीला जी की जिंदगी भी चलती गई। एक वक्त था जब भरा पूरा परिवार था, आज सुशीला जी उस घर में अकेली रहती थी। समय बीतता गया। रमन जिस विदेश में रहता था वहाँ मंदी का दौड़ छाया। तब रमन को अपने देश की याद आई। माँ से अपने अधिकार और बंटवारे की मांग करने लगा। इस बात का पता आकाश को लगा। वो आया और बोला, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आज तक आपने कोई फर्ज नहीं निभाया और अधिकार लेने चले आए। रमन बोला, तुम छोटे हो, तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब है? आकाश बोला, याद है मुझे जब माँ ने मुझे पढ़ने के लिए शहर भेजा था, आपने तो एक बार मुझसे नहीं पूछा कि तुम कैसे पढ़ रहे हो या कोई दिक्कत तो नहीं है। आपकी वजह से बाबूजी ने बिस्तर पकड़ लिया और इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद भी आपको ना मेरा ना माँ का ख्याल रहा। फिर आज आप यहाँ क्यों आए हो? दोनों भाइयों में बहुत बहस हुई। सुशीला जी बोली, किसे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये मेरा फैसला
फैसला होगा तो जो आज तक फर्ज निभाता आया वही अधिकार भी पाएगा। रमन बोला, माँ मैं भी आपका बेटा हूँ, इस संपत्ति में मेरा भी अधिकार है। बक्से में ताला लगाकर गले में चाबी टांग लेने से आप उसे मुझसे छुपा नहीं लेंगी। आपने आकाश की पढ़ाई पर भी खर्चा किया, फिर आप उसे सब कुछ कैसे दे सकती हैं? सुशीला जी बोली, अच्छा तो अब तुम्हारी नजर मेरे बक्से पर है। बेटा मैं तुम्हारा कुछ नहीं जानती हूँ, पर तुम मेरी चीजों पर नजर डालते हो। शर्म न आई तुम्हें? अपनी कमाई अपनी औरत पर लुटाते आए और जब दिक्कत हुई तो माँ की याद आई। मैं कहती हूँ निकल जाओ मेरे घर से, और इस बक्से पर तो कोई नजर भी मत डालना। ये आज तक ना खुली है और ना खुलेगी। रमन जैसे ही बढ़ा आकाश ने उसे रोका, खबरदार भैया, बिना माँ की मर्जी के आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, आखिर फैसला माँ का ही होगा। सुशीला जी बोली, अरे जिसने अपने बाप को जीते जी बिस्तर पर डाल दिया उसके मरने के दूसरे दिन ही बचे हुए पैसे लेकर निकल गया, उसे इस घर से अब एक मुट्ठी भी नहीं मिल सकती। अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना रमन चुपचाप वहाँ से चला गया। समय बीता, सुशीला जी के मन के घाव पर धीरे धीरे मरहम लगने लगा। वैशाली गांव आती रहती। जब बच्चे बड़े हुए तो वैशाली सुशीला जी से बोली, अम्मा बच्चों की पढ़ाई और इनकी नौकरी के कारण मेरा बार बार यहाँ आना हो नहीं पाएगा, क्या आप हमारे साथ नहीं चल सकती? आपकी सुख सुविधा में कोई कमी न आने दूंगी। सुशीला जी का शरीर गिर रहा था। उन्हें बहू का सुझाव पसंद आया और ओ बहू बेटे के साथ अपने उस बक्से को लेकर उनके साथ चल दी। जब सुशीला जी शहर पहुंची तो उनके पोते पोती दादी के बक्से को देखकर आश्चर्य में कहते, दादी आखिर इस बक्से में है क्या जो आप इसे साथ ले जाती हैं? सुशीला जी उसे पीछे करते हुए बोली, खबरदार बच्चों, मेरे बक्सिया को हाथ न लगाइयो। धीरे धीरे सुशीला जी का मन वहाँ लगने लगा। अब उनके उदास और मुरझाए आंखें हंसती थी, शांत और उदार मन से हर किसी से मिलती जुलती थी, बस अपने बक्सियों को किसी को छूने नहीं देती थी। उसकी चाबी उनके गले में बंधी काली डोरी में होती थी, जिसमें कि एक दंत कुंदनी भी होती थी। आश्चर्य की बात तो ये थी कि उस बक्से को उन्हें भी किसी ने खोलते हुए नहीं देखा था। वैशाली कई बार हंसकर पूछती भी थी कि इस बक्से में क्या धरी हो माँ जी, कभी खोलो तो हम भी देखें कि कौन सा खजाना छुपा कर रखी हो। पोता पोती भी अक्सर उस बक्से को खोलने की जिद करते तो सुशीला जी यही कहती, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, पर अभी इसे खोलने की बात मत करो, और बात टाल जाती थी। समय बीता। एक रोज सुशीला जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और ओ रमेश जी को बहुत याद करके बहू से बोली, बहू एक बात कहूँ, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना कि बुढ़ापे में कभी तुम्हारे साथ वो दगा न करे। अपने कलेजे के टुकड़े के लिए आज भी दर्द महसूस करती हूँ। अपने खून से जिसे सींचा था उसे कैसे भूल पाऊँ? वैशाली बोली, माँ जी मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ कि आपको जेठ जी की याद आती है। सुशीला जी बोली, बहू मैंने तो अपनी ममता में कोई कमी ना की, पर वो अपनी माँ को कैसे भूल गया। आज मैं सवेरे सोना चाहती हूँ, मुझे खाने के लिए मत जगाना, इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई और न जाने कब सो गई। आकाश आया, माँ को पूछा तो वैशाली बोली, माँ ने कहा था वो सोना चाहती है, रात के खाने पर उन्हें जगाया न जाए। आकाश बोला, ऐसे कैसे? माँ बिना खाए सोने चली गई। माँ, ओ माँ, चलो मेरे साथ ही एक रोटी खा लो, लगता है आज तुम्हें सबने परेशान किया, तभी तो बक्से को पकड़कर सोई हो। आकाश के बार बार कहने के बाद भी जब सुशीला जी ने जवाब न दिया तो आकाश घबरा गया और उन्हें स्पर्श करके देखा। सुशीला जी का पूरा शरीर ठंडा हो चुका था। आकाश ने वैशाली को आवाज लगाया। वैशाली भागकर देखने आई तो सुशीला जी के चेहरे पर एक संतोष का भाव था, मानो वो निश्चिंत होकर अगली यात्रा पर निकल रही थी। सुशीला जी के शरीर को उनके पैतृक गांव ले जाया गया। वहां विधि विधान के अनुसार उन्हें तैयार किया और उनके गले से ओ काली डोरी और ओ चाबी निकाली गई। क्रियाकर्म समाप्त होने के बाद जब सब वापस आए तो आकाश ने ओ काली डोरी से चाबी निकाली। वैशाली बोली, बाकी के काम बाद में करना, पहले बक्सा खोलो और हमें दिखाओ कि इसमें कौन सा खजाना है। जैसे ही बक्सा खुलने लगा बच्चे आसपास खड़े हो गए। अरे ये क्या? पुरानी पोस्ट कार्ड, पुरानी मनी ऑर्डर की रसीद और ये धुंधली होती चिट्ठियाँ। इनमें से कुछ चिट्ठी
चिट्ठियों में स्याही भी फैली हुई थी, मानो किसी के आंसू ने उन्हें फैला दिया हो। ये सब आखिर किसकी चिट्ठियां हैं और इसे माँ जी बक्से में क्यों रखती थी? वैशाली ने पूछा। आकाश के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मानो वो उन चिट्ठियों को पहचानता था। और क्यों नहीं पहचाने, क्योंकि वो सभी चिट्ठियां आकाश ने माँ को लिखी थी। वैशाली आकाश को झकझोरते हुए बोली, आप कुछ बताते क्यों नहीं है? ये किसकी चिट्ठियां और पोस्ट कार्ड हैं? आखिर बात क्या है? आप रो क्यों रहे हैं? आकाश रोते हुए बोला, वैशाली ये मेरी लिखी गई चिट्ठियां हैं। जब बाबूजी बिस्तर पर थे और माँ ने मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। भाई ने तो पहले ही हमसे नाता तोड़ लिया था, इसीलिए वक्त निकाल कर मैं माँ को चिट्ठियाँ भेजता रहता था ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। कॉलेज के दिनों में मैं ट्यूशन पढ़ा कर माँ के लिए कुछ पैसे मनी ऑर्डर करता था। ये उसी की रसीद है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पूरी पढ़ाई के दौरान जितनी भी चिट्ठियाँ मैंने माँ को लिखी थी वो सब माँ ने आज तक संभाल कर रखी थी। इतना कहते कहते आकाश ने दहाड़े मार कर रोने लगा। माँ मैं तो ये सब भूल चुका था, पर आपने सब याद रखा। मेरे पाई पाई का हिसाब आप रखती थी, पर कभी भी जताती नहीं थी। लौट आओ माँ, कुछ वक्त और मेरे साथ बिताती। कम से कम जी भर के आपकी सेवा ही कर लेता। कैसा अभागा मेरा भाई है जो माँ के इस दर्द में शामिल ना हो सका और ना ही उन्हें कुछ अच्छी यादें दे सका। वैशाली की भी आंखें भीग गई। आज उसे एहसास हुआ कि उसकी सास उसके लिए यादों का खजाना, जो किसी भी संपत्ति से कम नहीं था, वो छोड़ गई। बच्चों की आंखें भर आई। ओ कभी इस बक्से को तो कभी अपने पिता को देखते थे कि उनकी दादी उनके लिए ऐसा अनमोल खजाना छोड़ गई जो किसी बाजार में नहीं मिलती। वैशाली ने गौर से देखा। उन्हीं चिट्ठियों में एक चिट्ठी रमन की भी थी, जिसमें ये लिखा था कि मैं वापस लौट कर अपने देश नहीं आना चाहता। मैं आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ और न ही मुझे आपके उन थोड़े से पैसों और संपत्ति में कोई हिस्सा चाहिए। जो भी है अपने छोटे बेटे को दे दीजिए और उसी से अपना काम चलाइए। आकाश बोला, माँ की कोई भी कड़वी याद मैं अपने साथ नहीं रखना चाहता, फाड़ कर फेंक दो इस चिट्ठी को। वैशाली बोली, यादें अच्छी हो या कड़वी माँ जी की है, इसे इसी बक्से में रहने दीजिए, कम से कम जीवन की सीख देगी यह चिट्ठी। इतना कहकर वैशाली ने उस बक्से को बंद करके लाल कपड़े में लपेट कर रख दिया। जैसे ही सुशीला जी की मृत्यु की खबर रमन तक पहुंची, वो परिवार के साथ दरवाजे पर पहुंच गया और अपने हक की बात करने लगा। दोनों भाइयों में बहुत बहस हुई, बात पुलिस तक चली गई। रमन ने आकाश और वैशाली पर यह इल्जाम लगाया कि उन्होंने सुशीला जी का ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। बात हद से आगे बढ़ गई। तब वैशाली सामने आई और बोली, अरे जो अपनी माँ की मृत्यु का भी मोल लगाए, ईश्वर कभी ऐसी औलाद किसी को ना दे। याद रखिएगा, आपको इन सभी बातों का भुगतान करना ही पड़ेगा। कल जब आपकी औलाद आपके साथ यही सब करे, तब आपको माँ की अहमियत का पता चलेगा। वैशाली की जेठानी रूही पहली बार उसके सामने आई और बोली, अपना ये प्रवचन अपने पास रखो। सीधी तरह से संपत्ति में आधा हिस्सा हमें दे दो, वरना कोर्ट कचहरी लड़ने की औकात तक नहीं है तुम्हारी। आकाश इन बातों से बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, वैशाली लेने दो इन्हें जो भी लेना चाहते हैं, ऐसे भुक्खड़ों का पेट कभी नहीं भरता। अरे जो बेटा माँ बाप को खा गया, ओ भाई को चैन से कैसे रहने देगा? वैशाली बोली, नहीं जी, बात संपत्ति तक नहीं रही, अब माँ जी के सम्मान की बात हो गई है, ये कोर्ट तक जाने की बात करते हैं। अरे मैं अब इनको जेल तक पहुँचाऊंगी और इनका एक एक किया हुआ सबके सामने लाऊंगी। मेरी सास का अपमान किया, अब ये बहू उसके अपमान का बदला लेगी। ये आपका घर नहीं, ये मेरे पति का घर है। निकल जाओ मेरे दरवाजे से बाहर। तुम जैसे निर्दयी इंसान के लिए मेरे दरवाजे पर कोई जगह नहीं है। वैशाली के इस रूप को देखकर आकाश भी हैरान था। वैशाली ने अपने बच्चों को अपने मायके भेजा और अपनी सास के उस बक्से के साथ महिला मुक्ति केंद्र गई। फिर उन सबको लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और थानेदार को सारी चीजें दिखाई। जैसे ही रमन वहाँ
वहाँ आया सभी महिलाएं उसकी और रूही के नाम की हाय हाय करने लगी। पुलिस वालों को जब रमन ने रिपोर्ट लिखने को कहा तो पुलिस वालों ने कहा, आपकी रिपोर्ट तो बाद में लिखी जाएगी, यहाँ तो आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है। जब आपने ये लिख कर पहले ही कह दिया था कि आपके माता पिता की संपत्ति में आपको कुछ नहीं चाहिए, तो अब आप अधिकार लेने कैसे आ सकते हैं? रमन हैरान हो गया। पुलिस वालों ने जब वो पुरानी चिट्ठी बक्से से निकाल कर उसके सामने रखी तो दोनों पति पत्नी की आंखें खुली की खुली रह गई। रूही रमन से बोली, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुमने अपनी माँ को ये सब लिख कर भेज दिया था। अरे अपनी बेइज्जती तो करवाई ही, मेरी भी नाक कटवा दी। अब चलो यहाँ से। जैसे ही दोनों जाने लगे पुलिस वालों ने कहा, आप ऐसे नहीं जा सकते। आप पर FIR दर्ज करवाई गई है कि आपने अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया था। आकाश और वैशाली ने सारी कार्रवाई की, ये कहते हुए कि अब आपको माफी नहीं मिल सकती। अगर आज आपको माफ कर दिया तो जीवन में न जाने आप जैसे कितने ही बेटे और भाई अपने माँ बाप को छलेंगे और पैसों के लिए उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। दोनों माफी मांगते रहे पर कुछ हाथ न लगा, बल्कि रमन को काफी हर्जाना चुकाना पड़ा। तब जाकर उसे यह एहसास हुआ कि माँ के रहते उसने कभी उनकी कद्र नहीं की। अब जाने के बाद अहमियत समझ में आई कि उसने क्या गलती की थी। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।